हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राइन और आप सभी भाइयों को अमन ब्लॉग 81 पे स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो कुछ मुद्दा मैं देख रहा हूँ देश में, तो इसीलिए मैं जो है सो ज़रूरत मुझे लगा है कि एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों तक जो है सो जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को मैं लोगों तक जो है सो शेयर करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों की शुक्रिया कि मुझे मैं इससे पहले झूलता हुआ पुल का वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग फेसबुक में बहुत सारा प्यार दिए थे, लाइक शेयर व्यूज़ हर कुछ भरपूर दिए थे हमको, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप जैसे दोस्त और आप जैसे भाई हमें सपोर्ट कर रहा है। और उम्मीद है कि ऐसे ही जो है सो हमारे दोस्त यार भाई जितने भी जानने वाले लोग हैं उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ तो मैं देश के मुद्दे पे बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद होगा और ज़रूर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और जो है सो सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि समाचार में तो सब कुछ लोग जानता ही है कि क्या हो रहा है, क्या हालात है देश का, तो फिर भी मैं मेरे दिल में जो आया जो कहना चाहिए तो मैं उसी सिलसिले में आज कह रहा हूँ। असल क्या है कि 2017 से ना जो जैसे घूमर घूमर के बरसा वो जो बादल आता है ना, उसी तरह से बीजेपी का सरकार जो है सो घूमर घूमर के जब चुनाव आता है देश में तो एनआरसी का जो है सो मुद्दा जो है सो ला के डाल देता है मुसलमान को घबराने के लिए, मुसलमान को डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो फिर से इस बार जो है सो यही मुद्दा जो है सो गरमाने जा रहा है। अभी चुनाव का तो 1-2 महीना बाकी है और देखिएगा, अंदाज़ा कीजिएगा कि ये मुद्दा कितना तेज़, और जितने भी इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया में तो काफ़ी लोग बहुत अच्छा जो है सो पत्रकारिता करते हैं, छोटा सा छोटा मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या महंगाई का हो या किसी तरह का जो कठिनाई देश में है, उस मुद्दे को सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अच्छा से उठाया जाता है। तो सोशल मीडिया एक तरह से कहिए तो आज के दौर में सबसे सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया सबसे सच्चा मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप जानते ही हैं कि सारे के सारे बिका हुआ मीडिया है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को, क्यों तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं, तो मैं शॉर्टकट में वीडियो बनाता हूँ। तो असल में भाई मेरा कहना यह है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं भारतीय हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे जो बिरादरी के लोग हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है आज देश में। जगह जगह पे मोदी जी का नारा तो जानते ही, खोखला नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये तो सिर्फ कहावत है, उसका जुमला है। तो एनआरसी का मुद्दा फिर से गर्म होता जा रहा है देश में। तो बहुत अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर है वो ज्ञान देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि हर कुछ को नज़रअंदाज करके चलते हैं और हर कुछ में यही कहेंगे कि अल्लाह जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो सबसे पहले तो मेरा कहना ये है भाई कि हम अच्छे रहेंगे तब अल्लाह हमको अच्छा करेगा, हम अच्छे तो हैं नहीं तो हमको अल्लाह अच्छा कैसे करेगा। तो मान के चलिए आपके सामने में है कि आसाम में एनआरसी जब हुआ था तो जो मिलिट्री का नौकरी 40 साल कर चुके थे वो भी अपना नागरिकता साबित नहीं कर पाया। तो हम और आप किस गली में हैं और कहाँ खोए हुए हैं। तो इसीलिए मेरा कहना ये है भाई कि ज़्यादा
तो अंदरूनी बात मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है तो मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने चाहने वाले को चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ इस सब के बारे में, ताकि लोग जो है सो इस पे ध्यान दें और आगे की तैयारी करें। तो दोस्तों, मोदी में एक खासियत है कि उन्होंने विकास के मामले में, देश के आगे बढ़ाने के मामले में या जीडीपी बढ़ाने के मामले में जो भी वादे किए हैं वो सारे के सारे खोखले वादे किए हैं। और आज तक साबित होता आया है कि मोदी और अमित शाह जितने भी वादे किए हैं सारे के सारे खोखले वादे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं संसद से जितने भी कानून वो पारित करवा चुके हैं, पास करवा चुके हैं, आज न कल वो कानून लागू करके दिखाएगा आपको। वादा विकास का करता है, समाज का करता है, देश का करता है, देश हित में करता है, लेकिन उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। कानून का तोड़ना है वो काम करता है, पार्टी को तोड़ना है वो काम करता है, सरकार किसी को गिराना हो वो काम करता है। बस उसको जीत ही जीत चाहिए, चाहे इस देश का जनता मर जाए, आग लग जाए, कट जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये 2024 का जो चुनाव होने जा रही है, वो 2024 का चुनाव बहुत कुछ का फैसला करने वाला है। और ख़ास करके हमें और आपको बहुत होशियार होके रहना होगा। तो होशियार क्या रहना है? तो जैसे आप जानते हैं कि एनआरसी में, मोटे मोटी मैं कह रहा हूँ कि एनआरसी में जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है जन्म प्रमाण पत्र। आपके पास ज़मीन का कागज़ है, खतियान है, आपके ज़मीन, आपके पास जो है सो पासपोर्ट है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब छल है, ये सब दिखावा है। मोदी सरकार के नज़र में ये कोई मायने नहीं रखती है। आपसे कोई कहेगा तो आप कहिएगा कि मेरे पास बहुत प्रूफ है। तो भाई ध्यान से ज़रा सुन लीजिए आप लोग कि आपके पास जब एनआरसी लागू होगा तो एक भी प्रूफ नहीं निकलेगा आपके पास नागरिकता साबित करने के लिए। और चिल्ला चिल्ला करके अमित शाह, मोदी या बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता है वो चिल्ला चिल्ला करके यही कह चुके हैं कि पहचान पत्र वोट गिराने का राइट है, नागरिकता नहीं है। वो आधार कार्ड पहचान का है, वो कोई नागरिकता नहीं है। जिससे हम विदेश जाते हैं पासपोर्ट लेके और दुनिया में जाते हैं, दुनिया में कहलाते हैं कि हम भारतीय हैं, वो मेरा पहचान नहीं है कि मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। पैन कार्ड है और न जाने कितने कार्ड है, ज़मीन का केबाला है, ज़मीन का खतियान है, वो सब कोई काम का नहीं है। मैं एक दिन यूट्यूब पे सुन रहा था कि भाइयों, उसी के देखते नज़र मैं जो है सो वीडियो बना रहा हूँ कि जब असम में एनआरसी लागू हुआ तो उन लोगों को जब पता चला कि जन्म प्रमाण पत्र ही एक नागरिकता साबित करने के लिए ठोस सबूत है या आईडी है, तो एक एक आदमी 10-10 लाख रुपया दे रहा था जान बचाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10-10 लाख रुपया। कोई घर बेच के, कोई ज़मीन बेच के, कोई घराड़ी बेच के, लेकिन फिर भी नहीं बन पाया उन लोगों को, बिल्कुल नहीं बन पाया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे देश में, और ख़ास करके मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूरे भारत के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार में चाहे जिस भी उम्र के लोग हो वो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चाहिए क्या?
तो जैसे बिहार का शेड्यूल है, तो मैं बिहार के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड और जो 4 साल 5 साल के हो गए हैं उसके लिए, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसका अपना पहचान आधार कार्ड होना चाहिए, माता और पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उस व्यक्ति से 18 साल उम्र में बड़ा 3 गवाह का आधार कार्ड चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जिस आदमी का आप आधार कार्ड बना रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस आदमी से 18 साल कम से कम उम्र में बड़ा गवाह होना चाहिए 3। उसका तीनों का आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, उसमें तीनों का गवाह का सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड पे भी और फार्म पे भी। उसके बाद क्या करना है आपको, चाहे आंगनबाड़ी से साइन करा लीजिए, और आंगनबाड़ी से साइन करा करके आप अपने स्थानीय मुखिया से साइन करवा लीजिए। स्थानीय मुखिया से साइन करा करके आप अपने स्थानीय सरपंच से साइन करवा लीजिए। उसके बाद चौकीदार से साइन करवा लीजिए। ये चारों आदमी का साइन होने के बाद और गवाह का साइन होने के बाद ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन जा कर के आप जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि होगा आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई त्रुटि होगा आपको जानकारी देगा, वो आप जाके वो त्रुटि को पूरा कर सकते हैं। और महीना दिन या 2 महीना के अंदर में आपका जो है सो जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा, और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ITPS ऑफिस से ला सकते हैं। ITPS काउंटर है, वहाँ से आप ला सकते हैं अपना रिसीविंग दिखा करके, और इस तरह से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। चाहे वो जिस भी उम्र का लोग हो, अभी बन जाएगा। अभी बनने में अब बहुत आसान है। और जब तक आपका जैसे उम्रदराज आदमी है, कोई 40-50 साल का आदमी है, तो उनके पति या पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आप अपने बच्चा को भारतीय घोषित करने के लिए या भारतीय बनाने के लिए माता पिता का दोनों का जन्म प्रमाण पत्र का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। तो मेरे गांव में या मेरे इलाके में लोग बहुत ज़्यादा काबिल है। क्यों, तो शहर के लोग उतना जानते नहीं हैं, गांव का लोग तो जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। तो जब भी ये मुद्दा उठाइएगा तो कहेगा अरे कौन ऐसा करता है, कौन क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही एक हवा है, आया है चला जाएगा, बहुत आए चले गए। तो इस तरह से एक आदमी बोल करके 10 आदमी को भटकाता है, और 10 आदमी उसी के बहकावे में आ जाता है कि यार क्यों खर्चा करूँ, बेफजूल में होना तो कुछ है नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मोदी और शाह कह दिया है आप कॉन्फर्म रहिए। सिर्फ विकास के मामले में उसका जो वादा है वो जुमला है, लेकिन लोगों को लूटने में, लोगों के उजाड़ने में, लोगों को घर ढहाने में, लोगों का बस्तियाँ उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब कल परसों की बात ले लीजिए, उत्तराखंड के जो नाले में या पाइप में बहुत मजदूर फंस गए थे, तो उसमें जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो हेड थे, एक वकील हसन नाम का आदमी भी था। और कोई ज़्यादा दिन समय नहीं हुआ है, जो उत्तराखंड के टनल में जो मजदूर फंस गए थे, वो मजदूर को निकालने में वकील हसन कितना जिगर दिखाया। नरेंद्र मोदी उनके साथ फ़ोटो खिंचा के थक गए,
और कहा कि भारत का ये नंबर 1 हीरो है, इससे बड़ा हीरो भारत में कोई नहीं है। लेकिन मालूम है, परसों केवल अकेले उसी का घर दिल्ली में DDA के द्वारा तोड़ा गया है, उसके बच्चे को मार पीट किया गया है। तब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 महीना पहले मोदी उनके साथ हज़ारों फ़ोटो खिंचवा करके और पूरी दुनिया को जानकारी दे रहा था कि वकील हसन असली हीरो है भारत का। कल उसका अच्छा खासा घर था 80 गज का, उसके घर को ध्वस्त करने में 2 मिनट भी नहीं लगाए, 2 मिनट नहीं। तो हम और आप किस गली में हैं? जब सर पे गुजरेगा तो पता चलेगा। आपको मैं बताया हूँ कि जब NRC लागू हुआ आसाम में, तो एक आदमी अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-10 लाख रुपया खर्चा किया, ज़मीन बेच के, घराड़ी बेच के, लेकिन उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना। और वो आज कहाँ है? डिटेंशन सेंटर में है। सारे के सारे लोग जो नागरिकता साबित नहीं कर पाए, वो सारे के सारे लोग डिटेंशन सेंटर में है बंद। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा कि असम के डिटेंशन सेंटर में 16-17 लाख 19 लाख आदमी करीब डिटेंशन सेंटर में बंद है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की डांस करती थी, काफ़ी दिनों से डांस करती थी, वो केवल 8-9 साल की थी। जब उनसे मीडिया वाला पूछा कि बाबू अब आप वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिए हैं और डांस करना क्यों छोड़ दिए हैं, तो मालूम है, उस लड़की का बयान सुन के और उसका दर्द सुन के पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा पिघल जाता। उनका कहना ये था कि NRC में नागरिकता साबित नहीं कर पाने की वजह से मेरे माता और पिता को डिटेंशन सेंटर ले गए। और मेरा पिताजी सोचते सोचते कि मेरी बेटी का करियर का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, डांस का क्या होगा, हार्ट फेल हो गया उसका, वो मर गए उसमें डिटेंशन सेंटर में। अब माँ है जिंदा और वो अकेली लड़की भीख मांग के खाती है। अच्छा खासा परिवार उजड़ गया। तो असल में मेरा कहना यह है कि जितने भाई मेरा वीडियो सुन रहे हैं या जितने भाई वीडियो मेरा देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी दे कि किसी के गफलत में न रहे। आपको करना क्या है कि अगर आपका पिताजी जिंदा है तो आप पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में उसमें जो इंग्लिश में जो वर्ड होता है, स्पेलिंग होता है, उसी आधार से पहचान पत्र में उसका वर्ड बना लीजिए अप्लाई करके। यानी इंग्लिश का वर्ड सेम टू सेम होना चाहिए, एक आई नहीं छूटना चाहिए, एक सी नहीं छूटना चाहिए, एक बिंदी नहीं छूटना चाहिए, सेम टू सेम पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र बनाने के बाद आप आधार कार्ड को सुधार करवा लीजिए सेम टू सेम। और आधार कार्ड के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है पिता का, वो सब एक सिंपल सा बना लेना है कि एक ही स्पेलिंग हो, एक ही तरह का स्पेलिंग हो, कोई उसमें त्रुटि ना हो। इतना करने के बाद आप अगर 50 साल का है या 40 साल का है या 30 साल का है, तो खैर आपको भी बच्चे हो गए होंगे, तो आपके पिता के आईडी पे आपके पिता का नाम क्या है और आपके अपना आईडी पे आपके पिताजी का नाम क्या है। तो पिता के आईडी पे जो भी स्पेलिंग है अंग्रेजी का, आप अपने आईडी पे स्पेलिंग वो डलवाइए। और ये सब काम अभी आसान है। आपका जितना भी आईडी प्रूफ है उस पे आप पहले जन्म प्रमाण पत्र अपना अप्लाई कीजिए, बना लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आप क्या कीजिए कि आप अपने में पिताजी का नाम वही डाले जो आपके पिताजी के आईडी पे आपके पिता का नाम है, सेम टू सेम होना चाहिए। पहले कह दिए कि एक भी स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
और जब आपका सारा डॉक्यूमेंट एक जैसा बन जाए तो आप अपने पत्नी के जो आईडी है उस पर आपका नाम कैसा है, तो आप अपने आधार से, आपके अपने आईडी के आधार से फिर पत्नी का नाम चेंज कीजिए और एक जैसा बना लीजिए, और उसके बाद आ जाइए आप अपने बच्चे पे। तो जितने बच्चे का आधार कार्ड बन गया है या कोई भी प्रूफ बन गया है तो उससे मिला लीजिए, आप मिलान कर लीजिए कि मेरा नाम मेरे आईडी में क्या है और मेरे बच्चे के आईडी पे मेरा नाम क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम अहमद राइन है और मैं अपने बच्चे के जिद पे आके मैं बना लिया, मेरा तो अहमद राइन था ही, और बच्चा सब कहने लगा कि नहीं मेरे नाम पे आपका नाम मोहम्मद अहमद राइन रहेगा, तो मैं बना लिया। बाद में इस तरह का मामला आया 2017 में, सांस सूखने लगा मेरा, तो फिर मैं जा कर के कागज़ पत्र बनाया, और कागज़ पत्र बनाने के बाद मैं उस बच्चे का, जितने भी मेरा बच्चा है उसके आईडी प्रूफ को उसके आईडी प्रूफ को पहले मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाया, उस सब का जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार मैं अपना नाम उस पे डाला, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पे। उसके बाद मैं आधार कार्ड को चेंज किया, सारे बच्चे को एक जैसा बनाया, जन्म प्रमाण पत्र बन गया। उसके बाद आधार कार्ड का जो है सो उसका जो सुधार करवा लिया, तो मैं सुधार करवा लिया। मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बना चुका हूँ। इस दुनिया में सहारा कोई किसी का नहीं है बाबू, कोई किसी का सहारा नहीं है। और ख़ास करके जो अच्छा बात बोलेगा, जो सच बात बोलेगा, जो भविष्य के लिए बोलेगा, उसके बात सुन करके लोग हंसी और मजाक उड़ाते हैं, और हंसी मजाक उड़ाने में फेमस है कि अरे यार ये तो ऐसे ही कहता रहता है, अपना कमाने का चक्कर है, ये है डिश डाइट। तो मैं केवल अपने गांव के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो देश के लिए कह रहा हूँ कि भारत में जितना भी मुसलमान हिंदू दोनों भाई है, हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, ये कानून लागू होगा तो केवल मुस्लिम पे नहीं होगा, हिंदू भाई पे भी होगा। तो केवल मुझे अपने गांव का फिक्र नहीं है, मुझे देश में लोगों का फिक्र है, जो मेरा बिरादर है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सब के लिए फिक्र है। क्यों? तो अभी मोदी सरकार हिंदू को कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहना है कि असम का पन्ना उठा के देख ले वो हिंदू, अगर मोदी के बात पे विश्वास है तो, कि 19 लाख आदमी डिटेंशन सेंटर में, उसमें 15 लाख हिंदू है, 4 लाख मुसलमान है। तो या तो आप मेरे बात पे विश्वास करो या मोदी के बात पे विश्वास करो, जो 15 लाख हिंदू को ठूसे हुआ है डिटेंशन सेंटर में। तो इसीलिए भाइयों, मेरे बात को आप ज़रूर सुने और मेरे बात पे अमल करें, जानकारी प्राप्त करें और जगह से भी कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह के मुद्दे को लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूं। मैं कोई पत्रकार, मैं बहुत काबिल आदमी नहीं हूं, लेकिन देश में मैं देख रहा हूं अंधा कानून चल रहा है। जहां भी मुसलमान का घर है वहां ये कहता है कि सर्वे वाला की जो ये सरकारी ज़मीन है, और बरसों बरस से रह रहा है, 100 साल से रह रहा है, 150 साल से रह रहा है, फिर भी उसका मकान तोड़ा जा रहा है। अभी दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसके बाजू में एक मस्जिद 450 साल पुराना था। इस देश को इस सरकार को चले हुए कांग्रेस से लेके और आज तक 75 साल हुआ है, और उस समय कौन सा सर्वे था और कौन सर्वे करने वाला था? 450 साल का मस्जिद और मदरसा को तोड़ करके गिरा दिया गया है। और ऐसे तो न जाने कितने मदरसा और मस्जिद को गिराने जा रहा है सरकार आने वाला समय में, जिसका कोई सीमा नहीं है। या आप कान खोल के सुन ले, आपके सामने अगर ये बात आपको भारी न लगे
तो आप थोड़ा दिमाग लड़ा के देख लीजिए कि इस देश में मुसलमान के प्रति लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं। अब एक कोई बीजेपी का नेता थे, वो कह रहा है कि मस्जिद खाली करो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, वो आज़ाद है। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है भाई। तो इसीलिए किसी के बरगलाने में मत जाइए भाई। आप लोग अगर देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी है, आप अपने परिवार से संपर्क करें। और ये जो मैं बताया हूँ जन्म प्रमाण पत्र का, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि एनआरसी जब लागू होगी तो जन्म प्रमाण पत्र ही एक प्रमाण होगा कि आप इस देश का निज निवासी है। आपको नागरिकता साबित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। इधर जो भी आईडी प्रूफ है आपका, वो समझिए फेकू है। ये नेपाल देश नहीं है कि एक नागरिकता बन गया पूरे चौड़े से चलो पूरे नेपाल में, कोई देखेगा नागरिकता आ रही है तो अपना आदमी है, या उस पर कोई शक जताया नहीं जाता है। सिर्फ एक नागरिकता। अब तो ऑनलाइन बनने लगा है, हाथ से लिखा हुआ नागरिकता अगर नेपाल के पुलिस देखता था तो कहता था कि नेपाली है। लेकिन भारत में तो हजारों तरह का आईडी प्रूफ बना लीजिए, दावे के साथ तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये भारतीय है। ऐसा कानून है भारत का। तो इसीलिए भाई आप लोगों से मेरा विनती है, आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई आदमी अगर हमारे जानकारी से अगर कागज़ बना लेता है तो वो परिवार बर्बाद होने से, लूटने से बच सकता है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि हम एक दूसरे भाई को जानकारी दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो इस वीडियो के देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि लोग किसी गफलत में न रहे, बिल्कुल कोई गफलत में नहीं रहे। आप अभी 10,000 में पूरे परिवार का काम करवा सकते हैं, 15-20 हज़ार रुपया में, 20,000 मान के चलिए कि 20,000 में आप सारा काम कर सकते हैं। अपने घर का पूरे आदमी का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपकी पत्नी नेपाल से है तो आप पत्नी को नेपाल से सर्टिफिकेट, जन्म डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के मंगवा लीजिए। जो इंडिया का है तो उसका तो नैहर से बनेगा। जो महिला इंडिया में है और इंडिया में शादी हुआ है उसको तो अपने नैहर से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। लड़का का, मर्द का अपने गांव से बनेगा। और जिसकी हम लोग नेपाल का इसलिए इसमें जोर देते हैं कि हमारा घर बॉर्डर साइड में है, तो यहाँ घर घर में नेपाल का लोग है, नेपाल की लड़की है, हमारे घर के भी लड़की नेपाल में रहते हैं, शादी विवाह होता है। तो अगर हमारे घर में कोई सदस्य महिला अगर नेपाल से आई है शादी करके, तो हम उसको नेपाल में बहुत आसान है जन्म प्रमाण पत्र बनाना। और नेपाल में बहुत ज़माने से जब हमको थोड़ा थोड़ा अकल था, तभी लोगों के घर में जब बच्चा पैदा होता था तो वहाँ के सचिव के पास जानकारी दिया जाता था कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, फला नाम है, और वो अपने रिकॉर्ड में रख लेता था। तो नेपाल तो इसमें धन्य है, बहुत काबिल और बहुत सुंदर कानून है नेपाल में। कोई अगर 40 साल का महिला है, सचिव के रजिस्टर में दर्ज है कि वो कब पैदा हुआ, नहीं हुआ। और ये भारत में हजारों आईडी बना लीजिए, संभव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है संभव, सारा चीज़ असंभव है भारत में। तो इसीलिए नेपाल की अगर महिला है तो वहाँ जा कर के एक दिन में आप जन्म प्रमाण पत्र बना के अपने पत्नी को ला सकते हैं, ताकि कल ये न कहे कि ये बांग्लादेशी है, आप भी चंगुल में फंस जाइएगा। तो इसीलिए भाइयों आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरे कोई भाई इस चीज़ से वंचित न रहे।
जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है वो सारा डॉक्यूमेंट मैं बता दिया हूँ कि आपको आवेदक का आधार कार्ड लेके, माता पिता का आधार कार्ड लेके वकील के पास जाना है। वकील के पास एक एफिडेविट बना लेना है जन्म प्रमाण पत्र का, और फार्म आता है अलग से 15 रुपये का। वो फार्म लगा करके और घर पे आकर के आंगनबाड़ी से साइन करवा लीजिए। गवाह का 3 आधार कार्ड लगा दीजिए, गवाह से सिग्नेचर करवा लीजिए आधार कार्ड पे भी और फार्म पे भी, और मुखिया, सरपंच और चौकीदार से साइन करवा लीजिए। और जो आपके इलाके में आपके जो ब्लॉक प्रखंड है तो वहाँ आरटीपीएस ऑफिस में जा कर के आवेदन कीजिए और आसानी से आपका बन जाएगा। जांच होगा, जांच होने के बाद 1 महीना से लेकर 2 महीना तक आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के रेडी रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते कि आप लोग किसी गफलत में न रहे, जल्द से जल्द शुरू करें अपना काम। और जन्म प्रमाण पत्र बीबी हो, मियाँ हो, बच्चे हो, बच्चियाँ हो, सब का जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। 1 महीना का कमाई या 2 महीना का कमाई या 4 महीना का कमाई चला जाए, आप ये काम कर लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। वरना आने वाला समय में मैं आसाम का बयान कहा ही हूँ कि एक आदमी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10-10 लाख रुपया दिए लेकिन नहीं बना। क्यों? जब एनआरसी लागू होगा तो जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाएगा, तो आप कहाँ बना लोगे? जब ये कानून लागू होगा तो जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाएगा, आप कहाँ घूमोगे? अभी सुधार का प्रक्रिया, आप सुधार करवा लीजिए, आप जन्म प्रमाण पत्र बना करके सुधार करवा लीजिए सारा चीज़। जब एनआरसी लागू होगा जिस स्टेट में, तो उस स्टेट में सुधार का प्रक्रिया पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। तो इसीलिए मेरा कहना है भाइयों कि आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि किसी गफलत में न रहे और इंशाअल्लाह आप सोचे समझे एक दूसरे को जानकारी दे, ताकि कोई भाई हमारा, कोई मुस्लिम भाई गफलत में न रहे, कल जा कर के उसको डिटेंशन सेंटर में गुजारा करना पड़े। तो इसीलिए एक तरह का अजाब का घर है वो, जिसको हम जहन्नम कहते हैं। डिटेंशन सेंटर इस दुनिया में जीती जागती एक जहन्नम है। तो आपको फैसला करना है कि वो जहन्नम कबूल है आपको या नहीं। तो इसीलिए मैं आखिरी में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारे इस वीडियो को। और आखिर में खुदा हाफिज, सब खैर। जहाँ भी आप लोग रहते हैं, जहाँ से भी आप लोग वीडियो देखते हैं, आपके जज्बा को और आपके जो प्यार है और स्नेह है उसको मैं सलूट करता हूँ। और आप जहाँ भी रहे देश प्रदेश, अल्लाह आप लोगों के रोजी रोटी में बरकत दे और आप एक दूसरे का साथ दे। और रमज़ान भी आने वाली है और साल का सबसे पवित्र और सबसे नेक महीना आने वाला है, उसका भी आप लोगों को मुबारकबाद दे देता हूँ। खुदा हाफिज़।